Good afternoon, friends. My name is Vijay Sharma. I am faculty of Essence Institute, Gandhinagar, Jammu. This is new video in video series P1, wherein I promise that we are going to discuss state level polity in India. Now, as far as this topic is concerned, हमने इसके अंदर स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है वो डिटेल बेसिस पर डिस्कस कर लिया है और इस वीडियो के अंदर हम स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिस्कस करना शुरू करेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए आई प्लान 2 वीडियोस टू कवर अप दिस टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली। आज फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो के अंदर जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 बेसिक डायमेंशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड आई कैन एश्योर यू that after going through this video you will not feel like studying any additional thing on state legislature for UPSC examination. So pay attention, थोड़ा attentive होकर के पढ़िए। ज़्यादातर चीज़ें वीडियो देखेंगे, देखते साथ याद हो जाएंगी। कुछ एडिशनल चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें बाद में याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ गो थ्रू द लिंक विच हैज़ बिन पोस्टेड और वहाँ से ये जो PDF है, PDF through which I am going to teach, इस PDF को डाउनलोड कीजिए ताकि you should not engross yourself in notes making exercise. I want you to fully study, fully listen to what I am saying और ताकि उसको उसी समय याद करने की कोशिश की जाए. Now, as far as state legislature is concerned, state legislature जो है this is dealt under chapter 3rd of part 6th of Indian Constitution. चैप्टर 3rd जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम आर्टिकल 168 टू 212. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि 168 से लेकर के 212 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो किसके साथ डील करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल, स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेचर है इसके साथ डील करते हैं। अब स्टेट लेजिस्लेचर को समझने के लिए सबसे पहला टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इंडिया के अंदर देयर आर 2 डिफरेंट मॉडल्स। इंडिया में सबसे पॉपुलर मॉडल है यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव मॉडल। 22 डिफरेंट स्टेट्स आर देयर विच हैव वेंट फॉर यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव मॉडल। इन स्टेट्स के अंदर देयर इज अ स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है देयर इज अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर। However, there are 6 different states who have went for bicameral legislative model. And Article 168 जो है explains that in states के अंदर there are 2 different houses of legislature. First is popular house, that is state legislative assembly, and second is upper house, that is state legislative council, and third one is governor. There are 6 states which have discussed. यहाँ पे सबसे पहला है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सेकेंड स्टेट ऑफ तेलंगाना, थर्ड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, फोर्थ बिहार, फिफ्थ महाराष्ट्र एंड सिक्स्थ इज कर्नाटका। नाउ ऐसे याद रखोगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे इन 6 स्टेट्स के नाम। So for that what I have done is I have prepared an acronym for myself and I want you to remember, either remember that acronym or prepare any other acronym for yourself ताकि इन 6 स्टेट्स के नाम आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक्रोनिम जो मैंने अपने लिए प्रिपेयर किया हुआ है दैट इज तुम्बक, TUMBAK। दिस वर्ड contains 6 different letters और हर लेटर जो है एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। सो कमिंग बैक, स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैव वेंट फॉर डिफरेंट मॉडल्स। 2 प्राइमरी मॉडल्स हैं हमारे पास, यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव मॉडल विच इज बीन फॉलोड बाय 22 डिफरेंट स्टेट्स एंड बाइकैमरल लेजिस्लेटिव मॉडल विच इज बीन फॉलोड बाय 6 डिफरेंट स्टेट्स। इन 6 स्टेट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। Now as far as Indian Constitution is concerned, Indian Constitution के अंदर there is one article, that is Article 169. Article 169 जो है वो क्या करता है? It talks about, it provides for abolition and creation of state legislative council. That means उन states जहाँ पे state legislative council exist करती है उन states के अंदर under Article 169 वो state legislative council को dismiss या एबॉलिश किया जा सकता है। लाइक 1969 से पहले
पंजाब और वेस्ट बंगाल के अंदर एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी विच हैज बीन abolished under article 169 in year 1969. सिमिलर बेसिस के ऊपर स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो है यहाँ पर भी एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी. उन्होंने 1986 के अंदर दे हैव डन अवे विद द अपर हाउस. सो 1986 के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु हैज बीन अबॉलिश. कौन से आर्टिकल के अंदर अबॉलिश की गई? आर्टिकल 169. Likewise, Article 169 जो है it also provides for creation of state legislative council. That means वो states जहाँ पर state legislative council नहीं है उन states के अंदर Article 169 के तहत we can create a state legislative council. For instance, आंध्र प्रदेश जो है originally there was a state legislative council which was done away in year 1985, but then in 2007 जो है state legislative council जो है it was revived again. Now जो article 169 है, this article 169 जो है provides for a procedure. ये procedure जो है UPSC examinations के अंदर बहुत ज़्यादा important है. article 169 जो है वो specify करता है कि किसी भी state के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने के लिए या किसी भी स्टेट के अंदर जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करने के लिए उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ टू पास अ रेजोल्यूशन. और रेजोल्यूशन कैसे पास करना है? उस मेजॉरिटी के साथ जो मेजॉरिटी आर्टिकल 368 के तहत स्पेसिफाई की गई है. अब once state legislative assembly has passed that resolution, उसके बाद this resolution will then be transmitted to the Parliament of India and Parliament of India जो है will take a decision whether to go ahead with that resolution or to give up that very specific resolution. So अगर state legislative assembly द्वारा पास किया हुआ resolution जो है उसको पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी के साथ रेटिफाई कर लेती है तो वो जो चेंज है उस रेजोल्यूशन के अंदर जो स्पेसिफाई किया हुआ है दैट चेंज विल कम इनटू इफेक्ट. फॉर इंस्टेंस, अगर किसी स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है एंड दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वांट्स टू क्रिएट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट कैन पास अ रेजोल्यूशन. In that regard, that resolution will be transmitted to the parliament. If that resolution is passed by parliament with a simple majority, then in that case, that state is free to constitute state legislative council. सिमिलर बेसिस के ऊपर अगर उस स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर एक रेजोल्यूशन पास करती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के टर्मिनेशन के लिए या एबोलिशन के लिए, और वो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के पास जब ट्रांसमिट किया जाएगा और पार्लियामेंट उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेती है, सिंपल मेजोरिटी के साथ उस रेजोल्यूशन को रेटिफाई कर लेती है, तो उस स्टेट के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है इट इज गोइंग टू बी टर्मिनेटेड. तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपको याद रखना है आर्टिकल 169 के तहत जो फाइनल अथॉरिटी है दैट इज देयर विद पार्लियामेंट. सो इन इंडिया इट इज ओनली पार्लियामेंट विच कैन आइदर क्रिएट अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और इट कैन एबॉलिश अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. However, this exercise is a joint exercise, mutual exercise. उस स्टेट का से होता है, उस स्टेट के अंदर there is a body which has a very important say, that is state legislative assembly. और state legislative assembly जो है वही initiating authority होती है. So this is what you are supposed to remember as far as organization of state legislature is concerned. Now once we are done with organization, next important topic which we have to study is composition of state legislature. Now in India there are 20 different states. हर स्टेट का population जो है साइज वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया गया है, जो लेजिस्लेचर है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट जो है वो स्पेसिफाई की गई है और ये जो लिमिट है ये आपको याद रखनी है. As far as state legislative assembly is concerned, constitution says that state legislative assembly can have a maximum of 500 members. Likewise, constitution specifies that state legislative assembly can have should have minimum of at least 60 members. अब ये जो condition है, this condition जो है is been relaxed for few states in India. For instance, as far as state of Sikkim, Arunachal Pradesh and Goa is concerned, इन स्टेट्स के अंदर जो मिनिमम साइज है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का दैट कैन बी 30. लाइकवाइज
For state of Mizoram, the minimum size of state legislative assembly can be 40 and the minimum size of state legislative assembly for state of Nagaland can be 46. So these are few of the facts which you have to remember as far as composition of state legislature is concerned. Most of the time UPSC examiners जो है वो क्या करते हैं, वो यहीं से सवाल जो है आपसे पूछ लेते हैं. मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, 500 हो सकता है. मिनिमम साइज कितना हो सकता है, 60 हो सकता है. बट देयर आर 5 डिफरेंट एक्सेप्शंस. सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के अंदर मिनिमम साइज कैन बी 30, मिजोरम के अंदर मिनिमम साइज कैन बी 40 और नागालैंड के अंदर मिनिमम साइज कैन बी 46. सिमिलर बेसिस के ऊपर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसका मिनिमम साइज कितना होगा, इट शुड बी 40. एटलीस्ट 40 मेंबर्स शुड बी देयर इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. हाउएवर इसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, at most it can be 1/3 of the total strength of state legislative assembly. So these are few of the facts which you have to remember. So this is all about composition of state legislature which you have to remember. Now next composition कर लिया. Next we will be discussing method of constitution. अब method of constitution हम दोनों का करेंगे, हम state legislative assembly का भी करेंगे और state legislative council का भी करेंगे. So let's start with state legislative assembly. अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट जो है इसके अंदर डिफरेंट मेंबर्स आर देयर. अब वो जो मेंबर्स हैं वो 2 डिफरेंट तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं. देयर आर 2 डिफरेंट सिस्टम्स. फर्स्ट इज डायरेक्ट इलेक्शन एंड सेकंड इज नॉमिनेशन. इन केस ऑफ इंडिया स्टेट्स के अंदर गवर्नर, उस स्टेट का जो गवर्नर है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो एक एंग्लो इंडियन को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर नॉमिनेट कर सकता है इफ गवर्नर, अगर गवर्नर रियलाइज करता है कि एंग्लो इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अप्रोप्रिएट नहीं है उस स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर. रेस्ट ऑफ द सीट्स जो है वो किसके माध्यम से फिलअप की जाती है, डायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से फिलअप की जाती है. और डायरेक्ट इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरे स्टेट्स को किसमें डिवाइड किया जाता है, सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड किया जाता है. इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इलेक्शंस आर ऑर्गेनाइज और इलेक्शंस जो है दे आर बेस्ड अपॉन द मेथड ऑफ फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम. सो दिस इज हाउ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड. नाउ यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बारीकियां हैं जिनको ध्यान देने की जरूरत है. इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं सबके अंदर देयर आर द 2 डिफरेंट मेथड्स बाय विच मेंबर्स कैन बी इंडक्टेड इनटू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. हाउएवर सिक्किम और नागालैंड 2 ऐसे स्टेट्स हैं, सिक्किम और नागालैंड सिर्फ 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन की फैसिलिटी भी एग्जिस्ट करती है. मतलब वहां पे मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से भी आते हैं, वहां पे मेंबर्स नॉमिनेशन के माध्यम से भी आते हैं और वहां पे मेंबर्स इनडायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से भी आते हैं. सो दिस इज वन सच फैक्ट विच यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट, अब पोस्ट जहां पे इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वहां पर there is also facility of reservation of seats. और सीट्स स्टेट्स के अंदर इंडिया में किसके लिए रिजर्व की गई हैं, फर्स्ट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई हैं और सेकंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व की गई हैं. कितनी सीट्स रिजर्व की जाती हैं, उतनी सीट्स रिजर्व की जाती हैं जितना उस कम्युनिटी का उस स्टेट की पॉपुलेशन के अंदर प्रोपोर्शन है. सो सपोजिटली अगर स्टेट के अंदर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का प्रोपोर्शन 30% है और 30% है तो उस स्टेट के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की 30% सीट्स हैं दे विल बी रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड सिमिलर बेसिस के ऊपर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी हम कह सकते हैं. नाउ एज फार एज दिस असेंबली इज कंसर्न वी नो दैट डेकेडल बेसिस के ऊपर स्टेट्स का पॉपुलेशन साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है और आर्टिकल 326 जो है इट प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज. मोरोवर देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी इन इंडिया. पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है हर इलेक्टर के वोट की जो वैल्यू है इट हैज टू बी सिमिलर. अब इस चीज को एंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि हर 10 साल के बाद जब भी सेंसस ऑर्गेनाइज किया जाएगा, सेंसस जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो पॉपुलेशन फिगर्स आते हैं उन पॉपुलेशन फिगर्स को मद्देनजर रख करके हमने क्या करना है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं उनको क्या करना है, रैशनलाइज करना है. इस पैमाने पे रैशनलाइज करना है ताकि हर इंडिविजुअल जो है उसके वोट की वैल्यू क्या हो, बराबर हो. Now this very exercise is what is referred as delimitation exercise.
1971 तक, ये 1970s तक डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है कंटिन्यूस बेसिस पे की जाती थी, पर 1970s के अंदर जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया का जो है उसके अंदर फ्लॉज देखने को मिले। सदर्न स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन जो है वो बहुत फास्ट बेसिस पे कम हो रही थी, बट नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन जो है वो एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा था। इस वजह से थोड़े से इरिटेंट्स डेवलप हो रहे थे। रिजल्टेंटली इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं दे फेल्ट लाइक दैट वी शुड फ्रीज, वी शुड पुट अ मोरेटोरियम ऑन डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। तो 1970s के अंदर हमने क्या किया, हमने डिलिमिटेशन को, फ्रेश डिलिमिटेशन जो है उसके ऊपर हमने मोरेटोरियम लगा दिया। अब ये जो मोरेटोरियम जो हमने 1970s पे लगाया था, दिस मोरेटोरियम वाज अबाउट टू एंड इन फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी। सो रिजल्टेंटली क्या हुआ, इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस है इन्होंने 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो है इसके माध्यम से हमने स्पेसिफाई किया कि ये जो मोरेटोरियम हमने लगा रखा है डिलिमिटेशन का, लाइक वेदर सीट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज, इसको हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे टिल 2020। सेकेंड, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट स्पेसिफाई करता है कि नंबर ऑफ सीट्स जो है दे विल बी फ्रोजन, बट जो इंटरनल डिलिमिटेशन है, इंटरनल रैशनलाइजेशन है, इट शुड बी ब्रॉट अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ 1991 सेंसस। हाउएवर 2002 के एंडिंग तक जो है 2001 सेंसस के जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके थे, इसीलिए फिर हमने क्या किया, 2003 के अंदर हमने 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, और 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये इसने स्पेसिफाई किया कि जो डिलिमिटेशन हमने करनी है फॉर रैशनलाइजिंग वोटर्स इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो एक्सरसाइज हम कौन से सेंसस के बेसिस पे करेंगे, 2001 के सेंसस के बेसिस के ऊपर करेंगे। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज कंसर्न। Now next is Constitution of State Legislative Council. Constitution जो है, Constitution of India जो है वो State Legislative Council के कंटेक्स्ट में इतनी फाइनल डिटेल्स जो है वो स्पेसिफाई नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक टेंटेटिव पैटर्न स्पेसिफाई करता है जिसके माध्यम से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। पैटर्न क्या है, फर्स्ट इट स्पेसिफाइज कि 1/3 मेंबर्स जो हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के दे विल बी इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज, मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज। 1/3 मेंबर्स जो हैं दे विल बी इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1/6 मेंबर्स जो हैं दे विल बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर्स। 1/12 मेंबर्स जो हैं दे विल बी इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग इन द स्टेट। लाइकवाइज 1/12 मेंबर्स जो हैं दे विल बी इलेक्टेड बाय टीचर्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग not lower than the standard of secondary school. Now mark my words, this is a tentative pattern. Constitution explicitly specify करता है that this pattern जो है will be adopted until and unless parliament does not come out with a new law, जहाँ पे एक नया पैटर्न जो है स्पेसिफाई करेगा। So इस पैटर्न को मद्देनजर रख करके we can right away specify कि जो state legislative council है it is constituted on the basis of twofold different facilities. First is इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड सेकंड इज नॉमिनेशन। और नॉमिनेशन के माध्यम से कितनी सीट्स फिलअप की जाती हैं, 1/12 सीट्स जो है, 1/6 सीट्स जो है वो फिलअप की जाती हैं। नाउ एज फार एज दिस इनडायरेक्ट इलेक्शन इज कंसर्न, ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर जो सिस्टम है ये वही सिस्टम है जो राज्यसभा के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट किया जाता है, दैट इज बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये उनके दोनों हाउसेस का। एज फार एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज कंसर्न, इसका ड्यूरेशन कितना है, इसका टर्म पीरियड कितना है, 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शंस। हाउएवर अगर कभी गवर्नर को लगता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके अंदर जो है देयर इज नो पार्टी विच कैन प्रोवाइड स्टेबल गवर्नमेंट फॉर द रिमेनिंग टर्म पीरियड ऑफ द असेंबली, तो उस केस के अंदर गवर्नर कैन गो अहेड एंड गवर्नर कैन डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सो एज टू प्रोवाइड वे फॉर फ्रेश इलेक्शंस। लाइकवाइज ये जो असेंबली के जो टर्म पीरियड है इसको इसके नॉर्मल टेन्योर के बियॉन्ड भी कंटिन्यू किया जा सकता है, बट वो कब किया जाएगा, ओनली एंड ओनली अगर इंडिया के अंदर उस एरिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंपोज की गई है अंडर आर्टिकल 352। जब नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है उस समय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसकी टर्म पीरियड जो है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और एक्सटेंड करता कौन है, एक्सटेंड करेगा पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म पीरियड जो है कितने टाइम तक एक्सटेंड कर सकती है, 1 साल तक एक्सटेंड कर सकती है। फॉर एक्सटेंडिंग पार्लियामेंट हैज टू पास अ रेजोल्यूशन।
पार्लियामेंट इस रेजोल्यूशन को कितने भी टाइम तक पास कर सकती है और हर बार जब रेजोल्यूशन पास किया जाएगा तो उस केस के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म पीरियड है वो 1 साल के लिए क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाउएवर आर्टिकल 352 फर्दर स्पेसिफाइज कि भाई अगर कभी नेशनल इमरजेंसी जो है वो सीज कर दी जाती है, इट सीजेस टू ऑपरेट, या नेशनल इमरजेंसी जो है इसको खत्म कर दिया जाता है, तो उस केस के अंदर ये जो कंटिन्यूएशन है, ये जो एक्सटेंशन है, इट कैन नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 6 मंथ्स टाइम पीरियड। सो व्हाट डू वी नो इज दैट द डे व्हेन नेशनल इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट, उसके बाद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स टाइम पीरियड फ्रेश इलेक्शंस जो है इट हैज टू बी कंडक्टेड, ताकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को वापस रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। इसी प्रकार से अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अनलाइक असेंबली जो है इट इज अ परमानेंट हाउस, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जाता। इसके अंदर जो मेंबर्स हैं इनकी टर्म पीरियड 6 साल की होती है और मेंबर्स को इस प्रकार से इलेक्ट किया जाता है ताकि आफ्टर एवरी 2 इयर्स जो है 1/3 मेंबर शुड रिटायर, 2 साल के बाद 1/3 मेंबर जो है असेंबली के रिटायर होते हैं और फिर जो 3rd ईयर का जो बिगिनिंग होता है उसके अंदर इलेक्शंस किए जाते हैं और नॉमिनेशन के माध्यम से जो वैकेंसीज है उनको क्या किया जाता है, फिलअप किया जाता है वापस। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्यूरेशन विच यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, दैट मीन्स मेंबरशिप जो है इसके अंदर वी हैव टू स्टडी 2 4 डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट इज क्वालिफिकेशंस एंड सेकंड इज डिस्क्वालिफिकेशंस। दैट मीन्स कि अगर इफ सम इंडिविजुअल जो है वांट्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस या वांट्स टू गेट हिमसेल्फ इलेक्टेड इनटू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन ही हैज टू क्वालिफाई सर्टेन क्वालिफिकेशंस। वो क्वालिफिकेशंस जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ एज फार एज क्वालिफिकेशंस आर कंसर्न, इंडिया के अंदर देयर आर 2 4 डिफरेंट क्वालिफिकेशंस व्हिच आर स्पेसिफाइड फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. First is constitutional, second is statutory qualifications which are specified under Representation of People's Act 1951. Now let's talk about the qualifications which are specified in Constitution. अब Constitution जो है Article 173 के तहत specify करता है that for qualifying to become member of state legislature, the person should be first citizen of India. Second, he should have attained the age of 25 years for State Legislative Assembly and age of 30 years for State Legislative Council. Third, he should also subscribe an oath or affirmation before a person authorized by Election Commission of India. And generally ये जो इंडिविजुअल जो है he is always the returning officer जिसके सामने जो है नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो भरे जाते हैं. ये जो ओथ है इसका टेक्स्ट आप 3rd शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है और टेक्स्ट के अंदर जो है इंडिविजुअल जो है दे सब्सक्राइब या दे pledge that they will bear true faith and allegiance towards the constitution. Second, they will uphold sovereignty and integrity of the country. So these are the constitutional qualifications जो आर्टिकल 173 के तहत स्पेसिफाई की गई है. इसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो है ये भी 3 डिफरेंट क्वालिफिकेशंस जो है उसको स्पेसिफाई करता है. क्वालिफिकेशन नंबर 1 क्या है कि इंडिविजुअल जो है वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ना चाहता है ही शुड बी एन रजिस्टर्ड इलेक्टर ऑफ दैट वेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी. मतलब अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो तो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए यू शुड बी एन रजिस्टर्ड इलेक्टर ऑफ दैट वेरी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी. सेकंड, अगर हम नॉमिनेशन की बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉमिनेशन होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन होता है और नॉमिनेशन होने के लिए टू गेट नॉमिनेटेड इनटू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल देन दैट इंडिविजुअल जो है he should be a resident of the concerned state. और इसका पता कैसे लगाया जाता है कि क्या उनका नाम वोटर लिस्ट के अंदर है कि नहीं. सेकंड, थर्ड, स्टेट के अंदर जो असेंबली के अंदर जो सीट्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की जाती हैं उन सीट्स को कंटेस्ट करने के लिए फर्स्ट इंडिविजुअल हैज टू बिलोंग फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी. सेकंड, ही शुड आल्सो बी द वोटर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर ऑफ दैट वेरी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी. सो दीज आर few of the qualifications which are specified by constitution in order to qualify for the membership of state legislature. Likewise constitution जो है likewise there are also certain disqualifications. और disqualifications भी 2 different type की हैं. First is constitutional disqualification, second is statutory disqualification. Statutory disqualification का मतलब है disqualifications which are specified by a law/statute. तो ये disqualifications कहाँ पे specify की गई हैं? Representation of People's Act 1951. Now let's first talk about constitutional disqualification. अब constitution के अंदर भी there are 2 areas जहाँ पे disqualifications have been specified. First is under article 191.
191 जो है ये हमें इंस्टेंसेस स्पेसिफाई करता है, कुछ ऐसी सिचुएशन स्पेसिफाई करता है जिसके अंदर एक जो मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर का, ही विल एंड अप लूजिंग हिज मेंबरशिप। फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड करता है। अब जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, इस क्लॉज के प्रीव्यू के अंदर मिनिस्टर्स जो हैं, उस स्टेट के अंदर जो मिनिस्टर्स जो हैं उनको हम शामिल नहीं करते, या अगर कोई ऐसा ऑफिस है जो स्टेट लेजिस्लेचर ने एग्जम्प्ट किया हुआ उसको हम शामिल नहीं करते। सेकंड, अगर वो इंडिविजुअल, इफ दैट इंडिविजुअल इज ऑफ अनसाउंड माइंड and stands so declared by the court, this is the second disqualification. Third, if he is undischarged insolvent, that is if he is a bankrupt. Fourth, if he is not a citizen of India, yeah, he is under any acknowledgement of allegiance to a foreign state. सिटीजनशिप लूज कर देता है, किसी और कंट्री के साथ चर्चा कर रहा है सिटीजनशिप एक्वायर करने की, तो उस केस के अंदर जो है उस इंडिविजुअल को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दीज आर द क्वालिफिकेशंस विच आर स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 191। अब इसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10th शेड्यूल जो है, इट ऑल्सो डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ दैट वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। सो दीज आर टू फॉर डिफरेंट डिस्क्वालिफिकेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशंस विच आर स्पेसिफाइड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जिनको हम स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशंस भी बोल सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 1, इफ ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्टोरल ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इलेक्शंस। ये पहली डिस्क्वालिफिकेशन, अगर इलेक्शन ऑफेंसेस के अंदर पाया जाता है तो ही विल बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। सेकेंड, इफ दैट इंडिविजुअल जो है इज कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस जिसके तहत उसको 2 या 2 से ज्यादा साल की जो है सजा मिलने वाली है, तो भी वो क्या होगा, ही विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम हिज मेंबरशिप। थर्ड, इफ दैट इंडिविजुअल जो है फेल्स टू लॉन्च एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंडिचर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, मतलब जो टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया हुआ है जिसके अंदर आपको अपना इलेक्शन एक्सपेंडिचर स्पेसिफाई करना है, आप अगर वो इलेक्शन एक्सपेंडिचर उस टाइम पीरियड के अंदर स्पेसिफाई नहीं करते, देन ऑल्सो द पर्सन विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम हिज मेंबरशिप। Third, if the person, fourth, if the person develops any sort of interest in governmental contracts, works or services, किसी भी प्रकार का अगर इंटरेस्ट है, that he is participating in those very kind of contracts, then he is also eligible for being disqualified. Next, if he becomes a director or managing agent of any corporation या any office of profit, ठीक है, किसी भी कंपनी का जहां पे गवर्नमेंट जो है इट हैज एटलीस्ट 25% ऑफ द इक्विटी, ऐसी कोई भी कंपनी है, ऐसी कोई भी कॉर्पोरेशन है जिसके अंदर उस स्टेट की गवर्नमेंट जो है उसका 25% से ज्यादा का इक्विटी है, मतलब 25% से ज्यादा की ओनरशिप है, और उस कंपनी के किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का वो डायरेक्टर बन जाता है या मैनेजिंग एजेंट बन जाता है या और कोई ऑफिस एज्यूम कर लेता है, तो भी वो क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द पर्सन इज डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट, अगर 2 इंस्टेंसेस के ऊपर इफ ही इज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑन 2 डिफरेंट काउंट्स, दैट इज फॉर करप्शन, सेकंड डिसलॉयल्टी टू द स्टेट, तो उस केस के अंदर भी क्या होगा, ही विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम हिज पोस्ट। Next is, if he is convicted by any court for promoting enmity between different groups or for offences of bribery, bribery के चक्कर में अगर वो convict हुआ है, या सोसाइटी के अंदर 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कोई भी 2 डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके बीच में एनमिटी प्रमोट करने के लिए कन्विक्ट हुआ है, तो भी क्या होगा, ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। नेक्स्ट, अगर वो किसी भी प्रकार का सोशल एविल जो है या किसी भी प्रकार की सोशल क्राइम्स जो है उसको प्रीच करता है, उसको प्रैक्टिस करता है, और उसके लिए अगर वो पनिश होता है, तो भी वो क्या होगा, ही विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम हिज मेंबरशिप। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट, दीज आर द डिस्क्वालिफिकेशंस एज वेल एज क्वालिफिकेशंस रिलेटिंग टू मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना है तो ये क्वालिफिकेशंस जो है इनको फुलफिल करना है। स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर रहना है तो इन डिस्क्वालिफिकेशन से क्या है, इनसे बचना है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंबरशिप। नेक्स्ट इज ओथ और एफर्मेशन। अब एक बार इलेक्शन हो गया, इलेक्शंस जो है इंडिविजुअल्स ने जीत लिए, उसके बाद हाउस के अंदर अपनी सीट को एज्यूम करने के लिए और हाउस का फुल फ्लैश मेंबर के तौर पे ऑपरेट करने के लिए, या जितने भी प्रिविलेजेस हैं एज अ मेंबर जो है उनको एंजॉय करने के लिए, या फुल पार्टिसिपेंट बनने के लिए जो है इंडिविजुअल हैज टू सब्सक्राइब, दैट इंडिविजुअल जो है ही हैज टू सब्सक्राइब टू एन ओथ और एफर्मेशन। और ये जो ओथ जो है ये कहाँ पे स्पेसिफाई की गई है, 3rd शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाई की
की गई है। ये ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है, या तो गवर्नर करेंगे या कोई ऐसा इंडिविजुअल होगा जो गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो ये ओथ जो है एडमिनिस्टर करता है। ओथ कौन सी है, ये ओथ थर्ड शेड्यूल के अंदर टेक्स्ट क्या है, फर्स्ट ही शुड pledge that he will bear true faith allegiance to the constitution. Second, he will uphold sovereignty and integrity of India. Third, he will faithfully discharge duty of his office. So this is what is his oath. स्टेट लेजिस्लेचर का जो मेंबर है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर है, काउंसिल का जो मेंबर है, उनको क्या करना है, ऑफिस एज्यूम करने के बाद, ऑफिस एज्यूम करने से पहले जो है ही हैज टू टेक दिस वेरी स्पेसिफिक ओथ। जब तक ये ओथ एज्यूम नहीं की गई है तब तक वो हाउस जो है इसकी प्रोसीडिंग्स के अंदर ना तो पार्टिसिपेट कर सकता है, ना तो वोट दे सकता है। लाइकवाइज वो कोई भी प्रिविलेज और इम्यूनिटीज जो है एज अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वो एंजॉय नहीं कर सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट ओथ और एफर्मेशन। नेक्स्ट इज वैकेंसीज। नाउ एज फार एज स्टेट लेजिस्लेचर इज कंसर्न, इसके अंदर जो मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर डिफरेंट प्रकार से जो है वैकेंसीज जो है दे कैन बी डेवलप। देयर आर 5 डिफरेंट केसेस बाय विच वैकेंसीज कैन डेवलप इन स्टेट लेजिस्लेचर। फर्स्ट इज डबल मेंबरशिप, मतलब अगर एक इंडिविजुअल जो है एक साथ 2 हाउसेस का मेंबर बन जाता है तो उस केस के अंदर जो है एक हाउस के अंदर उसको अपनी सीट जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर जिस हाउस के अंदर उसने सीट छोड़ी है वहां पे सीट विल बिकम वैकेंट। सेकेंड केस, अगर मेंबर जो है इफ ही इज बीन डिस्क्वालीफाइड फॉर एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अभी। थर्ड, अगर वो रिजाइन कर देता है और रेजिग्नेशन लेटर इनको किसको सबमिट करना होता है, मेंबर्स को रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करना होता है उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। फोर्थ मीडियम बाय विच वैकेंसीज कैन बी डेवलप्ड इज एब्सेंस। इफ अ मेंबर जो है, अगर हाउस का कोई मेंबर है जो 60 दिन 60 कंसेक्यूटिव डेज तक बिना परमिशन के हाउस की सिटिंग से एब्सेंट रहता है तो इन दैट केस जो है ही विल आल्सो हिज सीट जो है विल बी कंसिडर्ड एज वैकेंट। फिफ्थ, अगर उसका इलेक्शन वॉइड करार कर दिया जाता है या उसको हाउस से एक्सपेल कर दिया जाता है, या इफ ही गेट्स हिमसेल्फ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट और इफ ही इज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, तो इस केस के अंदर जो है क्या है, उनकी सीट जो है दे विल बी कंसिडर्ड एज वैकेंट। एज फार एज टुडेज वीडियो इज कंसर्न, आज के वीडियो के अंदर हम इतने ही टॉपिक्स पढ़ेंगे। वी हैव स्टडीड 7 डिफरेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग टू स्टेट लेजिस्लेचर। रिमेनिंग टॉपिक्स जो है वी विल कवर इन टुमारोज वीडियो। इसको वापस एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ये चीज़ें एज इट इज़ याद हो जाए। स्टेट लेजिस्लेचर बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसके ऊपर जो है बारीकियों के ऊपर सवाल आता है। ऑब्जेक्टिव डिग्री और बारीकियों को कवर अप करने के लिए डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी हैज़ टू बी हाई। नोट्स इसी माध्यम से प्रिपेयर किए हुए हैं, इसी प्रकार से नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। आपका जितना भी रिक्वायरमेंट है यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर इफेक्टिव अटेम्प्टेशन के लिए, वो ये नोट्स आपको जो है फुलफिल करवा देंगे। दिस इज ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।